तरीके से हमारा मीडिया का पूरा वातावरण है हमारे देश में, तो आप जब तक या तो सरकार की तरफ से ना हो या फिर मीडिया उसमें बढ़ चढ़ के आगे सक्रियता न दिखाए, जी। तब तक तो हम अपने देश के ही मसले नहीं जान पाते हैं। लेकिन फिर भी 11th आवर में सरकार का पता चलना और मीडिया में इस चर्चा को पहली दफा तब आना जब फांसी की सजा हो जाती है। दूसरा यह भी चिंता है कि क्या उनके परिजन हमारे देश की समाचार एजेंसियों के पास, मीडिया के पास नहीं गए, जिससे कि एक दबाव भी बनता, क्योंकि कतर से हमारे बहुत तरह के रिश्ते हैं। हमारे देश के लाखों लोग वहां नौकरियां करने जाते हैं। अगर कतर में कोई भारतीय किसी मसले में फंस है, गिरफ्तार है, अपराध सिद्ध हो गया है, जेल में है, जी। और यहाँ पर कतरी कोई नागरिक के साथ ऐसा ही हुआ है, तो हम्म, एक दूसरे के साथ अदला बदली हो जाएगी, एक्सचेंज हम्म, का वो हमारा मुआहदा है उनके साथ। हम्म, अब यह जो मसला है, इसमें कतर की सरकार की तरफ से हम्म, कोई आधिकारिक रूप से पूरी डिटेलिंग नहीं दी गई है, सार्वजनिक कोई डिटेलिंग उन्होंने नहीं दी। नहीं। भारत सरकार की कूटनीतिक क्षमता कितनी होगी, जी। इस पर पूरा मसला डिपेंड करेगा, न कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता क्या है। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि हमारे देश के 8 नागरिक, जिन्हें नौसैनिक कहा गया, और कतर की सरकार ने उन्हें फांसी की सजा दे दी। फांसी की सजा देते हुए कहा है कि यह लोग जासूसी कर रहे थे। वह किन देशों के लिए जासूसी कर रहे थे, वह हमारी बातचीत में आएगा। क्या आरोप है उन पर, कैसे ये फंसे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश के ये 8 लोग हैं जिनको फांसी की सजा दी गई है। फांसी की सजा एकाएक क्यों पता चली? आखिर यह इतने लंबे समय से थे, तो इनकी जानकारियां हमारी मीडिया में क्यों नहीं थी? उससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार हमारे प्रयास अब करती हुई दिख रही है, उससे पहले करती हुई क्यों नहीं दिख रही थी? और तीसरी बड़ी बात, जो कि सिनेमा में भी हम आप सब देखते हैं, उसकी भी जानकारी लेंगे कि क्या ये उस तरह का केस है जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई राग का व्यक्ति, कोई जांच एजेंसी का व्यक्ति गया और वहां फंस गया। यह सब बातचीत इसलिए हम करेंगे क्योंकि यह एक ऐसा मसला है जो भारतीय नागरिकों और उनकी सुरक्षा, उनकी नौकरियों यानी पेशों से जुड़ा हुआ है। इन सारी बातों को समझने के लिए हमारे साथ कूटनीति के विशेषज्ञ और जानकार प्रकाश केरे हैं। वह इन मसलों को बखूबी जानते हैं, लगातार उनको आप टीवी मीडिया में या फिर डिजिटल मीडिया में देखते होंगे। प्रकाश जी, आपका स्वागत है। और हमारा पहला सवाल यही है कि हमारी सरकार इतनी देर में क्यों जागी और हमारी मीडिया में ये खबरें तब क्यों आई पहली दफा, जब उन 8 लोगों को फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई? देखें, इसमें एक तो ये चीज है कि जिस तरीके से भारत सरकार का जो पहला रिएक्शन आया ये फांसी की सजा के बाद, जी। तो उसमें उन्होंने कहा कि हम शॉक्ड हैं इस खबर से। हुँ, तो यह चीज यह इंगित करती है कि या तो सरकार को यह अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी सजा हो जाएगी और इतनी जल्दी सुनवाई हो जाएगी, जी। या फिर उनको ये लग रहा होगा कि जो हम कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं हुँ, उसके कुछ सकारात्मक नतीजे आएंगे। और मैं जो दूसरा हिस्सा है आपका कि इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई, जी। अब आप बेहतर समझेंगे कि जिस तरीके से हमारा मीडिया का पूरा वातावरण है हमारे देश में, तो आप जब तक या तो सरकार की तरफ से ना हो हुँ, या फिर मीडिया उसमें बढ़ चढ़ के आगे हुँ, सक्रियता न दिखाए, जी। तब तक तो हम अपने देश के ही मसले नहीं जान पाते हैं। ये तो फिर भी मसला जो है बात सात समंदर पार का है। जी। तो एक तो मैं इसके लिए दोष दूंगा मीडिया को। हुँ, और मैं देखिए इसमें एक चीज ये कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि, और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सरकार अपने स्तर पे जो भी काम कर रही थी, कोशिश कर रही थी, हुँ, उसके बारे में वह हमें जानकारी दे। इसकी कोई जरूरत नहीं होती, जी। क्योंकि कूटनीतिक मसला है। जी। सब कुछ, कई बातचीत के कई दौर चले होंगे और चलेंगे आगे। हुँ, तो हमें उस पूरे डिटेल्स को जानने की जी। कोई जरूरत नहीं है। हुँ, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जब ये अगस्त में गिरफ्तारी हुई थी पिछले बिल्कुल। साल, हुँ, और दिसंबर में यह मसला आया, पार्लियामेंट में सवाल पूछे गए इस पर। हुँ, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, जिन पर कि विदेशों में जो भारतीय हैं उनकी
रक्षा की एक जिम्मेदारी है, उन्होंने यह आश्वस्त किया था संसद को और देश को कि भारत सरकार की तरफ से हर संभव प्रयत्न किए जाएंगे। जी। तो मुझे लगता है कि कोशिशें हम्म, हुई होंगी, जरूर हुई होंगी, जी। लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी या थोड़ा सा आगाह रखना चाहिए था हम्म, अपने देश के लोगों को। जी। और फिर भी एक थोड़ी सी अच्छी बात यह हुई है कि अभी विदेश मंत्री ने उनके जो 8 जो पूर्व नौसैनिक अधिकारी कतर में बंद हैं, जी। उनके परिजनों से मुलाकात की है और उनको भरोसा दिलाया है कि आप भारत सरकार सक्रिय जी, है। सवाल भी यही था मेरा कि एकदम जिसको कहते हैं 11th आवर में, आखिरी वक्त में कुआं खोदने जैसी हालत है। और पलट कर ये बात आपकी बिल्कुल वाजिब है कि कूटनीतिक मामलों में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आम नागरिकों को बताने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी 11th आवर में सरकार का पता चलना और मीडिया में इस चर्चा को पहली दफा तब आना जब फांसी की सजा हो जाती है। दूसरा यह भी चिंता है कि क्या उनके परिजन हमारे देश की समाचार एजेंसियों के पास, मीडिया के पास नहीं गए, जिससे कि एक दबाव भी बनता, क्योंकि कतर से हमारे बहुत तरह के रिश्ते हैं, हमारे देश के लाखों लोग वहां नौकरियां करने जाते हैं। तो ये क्या चीज थी जिसकी वजह से ये गफलत हुई? मुझे लगता है कि देखिए, परिजनों पर तो आप समझ सकते हैं कि गिरफ्तारी ही अपने अपने जी। आप में एक बड़ी पहाड़ टूटने जैसा मसला रहा होगा, और अब हुँ, तो ये यहाँ तक बात आ गई। मुझे लगता है कि परिजनों को लगा होगा कि सरकार जो है कर ही रही है, हुँ। तो हमें क्या क्या जरूरत है इसको जो है मीडिया हाइप मैटर देने बनाने की। की। एक तो हुँ, शायद उन्होंने ये सोचा होगा, हुँ, या उन्होंने भी ये सोचा होगा कि थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। हुँ, देखिए, जो पीड़ित होता है, जो भुक्तभोगी होता है, उसकी मन स्थिति जो होती है वो आपकी हमारी तरह नहीं होगी। वो अपने तरीके से सोचेगा। उसके लिए सिर्फ एकमात्र प्राथमिकता ये है कि किसी तरीके से वो बस वापिस बचा आ जाए। जाए। हाँ, वो चाहे जिस तरीके से। तो मुझे लगता है कि उन्होंने सरकार पर भरोसा किया होगा हुँ, कि सरकार करेगी। और अभी भी मैं कहूंगा, और ये अच्छी बात मैं मानता हूं कि उनके जो बयान है या उनका जो रिएक्शन है, बहुत जी। सधा हुआ है, बहुत संतुलित है। और यह अपने आप में अच्छी बात है। वो अपनी व्यग्रता, अपनी उत्तेजना को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। हमारी बातचीत में लोग ज़रूर यह जानना चाहेंगे कि थोड़ा आप डिटेल में बताएँ कि असल में क्या उन 8 लोगों का अपराध है जिसके लिए फांसी जैसी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सजा दी गई है, वो क्या कहीं फँस गए हैं? क्या ऐसे उदाहरण भारत में पहले भी दिखते हैं या इस तरह की स्थितियाँ देखते हैं? थोड़ा-सा लोग जानना चाहेंगे कि असल में उनका क्या अपराध है, जो इतनी बड़ी सजा के वो मतलब उस देश में अपराधी माने गए? जहां तक भारत की बात है, तो आप अभी पाकिस्तान के साथ जो कुलभूषण जाधव का मसला चल बिल्कुल। रहा है, हुँ, पहले सरबजीत का मसला था। हुँ, और भारत पाकिस्तान के बीच में तो ये बीच बीच में होता रहा है। हुँ, एक मसला आया था जो इटली के 2 सैनिकों ने, नौसैनिकों ने हमारे मछुआरों को केरल समुद्र तट के पास जो है गोली मार दी थी। बिल्कुल। कई सारे मछुआरों की हत्या हुई हुँ, थी। तो उनको गिरफ्तार किया गया था और उन पर मुकदमा चला, लेकिन फिर दोनों सरकारों की बातचीत के बाद उनको कम मुआवजा देकर, और ये लोग फिर भी कुछ समय जेल में रहे थे यहाँ, जी, और फिर उस मामले को बरी किया गया। एक बहुत बड़ा मसला है जिसमें आपको याद होगा, वो हमारे देश के इतिहास की सबसे बड़ी सनसनीखेज घटना जी, थी, जब एक जहाज बेल्जियम से आता है, और बुल्गारिया से या बेल्जियम से, जी, और पुरुलिया में आके वो आर्म ड्रॉप करता है। करता और उस जहाज को इंटरसेप्ट किया गया, पकड़ा गया, वहां लोग पकड़े गए। एक जी, तो वो एयरपोर्ट से निकल के भाग गया, हुँ, जिसमें एक बड़े नेता का भी नाम आया था कि उनकी गाड़ी से उनको नेपाल तक छोड़ा गया। जी, लेकिन एक बंदा फंस गया था यहाँ पे। हुँ, हुँ, वो ब्रिटिश नागरिक था, जी, और वह एक तरीके से डबल एजेंट का काम करता था, और हथियारों का बिजनेसमैन भी था। जी, तो उसको टोनी ब्लेयर के और वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम में दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ, हुँ, तो उसको छोड़ा गया था। जी, उतनी 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 बड़ी घटना में। हुँ, तो ऐसे कई मसले आते हैं। ये आपको याद दिला दूं, 26/11 जो हुआ था बंबई में, जो बिल्कुल। आतंकी हमला हुआ था, उसमें जो वो था हेडली या समथिंग, हाँ, हेडली। वो
हाँ, वो आईएसआई का भी एजेंट था, वो सीआईए का भी एजेंट था। हम्म, तो उसको अमेरिकियों ने गिरफ्तार किया, लेकिन उन्होंने भारत को कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, हम्म, पूछताछ करिए, हम पूरा हेल्प करेंगे आपकी, लेकिन हम आपको इसको नहीं दे सकते। तो इस तरीके के मसले कई सारे आते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ईरान हम्म, में बंद 6 अमेरिकियों को और अमेरिका में बंद 6 ईरानियों को छोड़ा गया है। हम्म, और कुछ पैसे का भी लेन देन हुआ है, जो ईरान का पैसा था, ब्लॉक था $6 बिलियन का, जी, वो हुआ। तो इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। हम्म, और प्रत्यार्पण की संधियां हैं एक दूसरे के अपराधियों को वो करने की। अ, अगर आपके देश में कोई व्यक्ति सजा याफ्ता है और उसके देश में हमारा कोई बंदा हम्म, जो है सजा याफ्ता है, तो हम्म, उसकी अदला बदली का भी समझौता है, जो 2015 में कतर के साथ भी हमारा हमने किया हुआ है। अच्छा, कतर कि के अगर साथ कोई है। कतरी, हम्म, जी 2015 में हुआ था हम्म, इसी सरकार के दौरान। हम्म, तो उसमें यह है कि अगर कतर में कोई भारतीय किसी मसले में फंस है, गिरफ्तार है, अपराध सिद्ध हो गया है, जेल में है, जी, और यहाँ पर कतरी कोई नागरिक के साथ ऐसा ही हुआ है, हम्म, तो एक दूसरे के साथ अदला बदली हो जाएगी, एक्सचेंज हम्म, का वो हमारा मुआहदा है उनके साथ। हम्म, अब यह जो मसला है, इसमें कतर की सरकार की तरफ से हम्म, कोई आधिकारिक रूप से पूरी डिटेलिंग नहीं दी गई है, सार्वजनिक कोई डिटेलिंग उन्होंने नहीं दी है। नहीं, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि ये एक फॉरेन कंट्री के लिए जी, हमारे यहाँ जो सबमरीन वो लोग, ये जो 8 अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी हमारे, जी, इसमें कुछ बड़े सम्मानित हैं, उनको मेडल वगैरह मिले हुए हैं। ये कोई सामान्य अधिकारी नहीं है, बड़े जी, तो ये लोग ओमान के एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम काम करते थे। करते थे। और वह कंपनी जो है कतर में एक पनडुब्बी, उनके उनके डिफेंस सिस्टम में पनडुब्बी शामिल करने के प्रोसेस में लगी हुई है। वो उसको ठेका मिला हुआ उस कंपनी का, जिसके हम्म, लिए ये लोग काम कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स में और बहुत सारे जगहों से जो बातें आई हम्म, कि कतर ने जिसको फॉरेन कंट्री कहा है वह इजराइल है। ओ, और आप समझ सकते हैं कि अब तो खासकर जब ये घटना हुआ। गाजा वाला मसला हुआ है, तो और भी ये बात, ये बिल्कुल। आयाम जो है काफी गंभीर हो जाता है। हम्म, और पहले भी अगर इसराइल का नाम आ जाए और एक अरबी हम्म, मुल्क है, तो मसला थोड़ा उलझ जाता है। जी, तो हमारे पास यह जानने का पूरा अभी तक कोई यह जरिया नहीं है, हमारे हम्म, पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि एक्चुअली आरोप क्या है, हम्म, एक्चुअली इन्होंने क्या अपराध किए हैं, हम्म, और वह देश कौन सा है। और ऐसे मसलों पे देशों की जो नीति होती है वो ये होती है कि एक मिनट के लिए हम मान लें कि जी, आरोप सही है, मान लीजिए, हम्म, तो किसी भी स्थिति में इजराइल जो है इस बात को स्वीकार नहीं करेगा हम्म, कि ये लोग हमारे हमारे लिए लिए जज। काम कर। हाँ। और यह एक ऐसे मौके पर यह मसला आया है जब हम ऑलरेडी हम्म, एक दूसरे कूटनीतिक मसले में उलझे हुए हैं, जो कनाडा का मसला है। मसला है। बिल्कुल। और एक और मसला जो थोड़े दिन के बाद आएगा, और मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है कि एकाध जगह के अलावा उस पर ज्यादा बात चर्चा नहीं हुई है। और हम्म, कुछ समय के बाद शायद आप ही ये सवाल फिर हम्म, पूछेंगे कि तब हमने क्यों बात नहीं की। जी, भूटान और चीन के बीच उनके आपस में जो सीमा विवाद है, उसको लेके बातचीत अंतिम दौर में है। हम्म, और चीन ने कहा है कि कुछ दावे हम छोड़ देंगे, जी, और आप हमको डोकलाम का प्लेटू जो पठार है वो दे दीजिए। हम्म, और डोकलाम का पठार अगर चीन को भूटान ने दे दिया, हम्म, तो आप समझिए कि जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिससे नॉर्थ ईस्ट और मेनलैंड इंडिया जुड़ता है, हम्म, वो 22 किलोमीटर से लेके 160 किलोमीटर का जो गलियारा है, जी, उस गलियारे के ठीक ऊपर जो है चीन की कब्जेदारी हो, वो हो कब्जेदारी जाएगी, होगी। उपस्थिति। जी, जी। तो इस तरी अभी आपने देखा कि भूटान के राजा भी आए थे, हम्म, भी बातचीत उसमें भी हम्म, काफी सहयोग की बात हुई है, तो जरूर ये मसला भी आया होगा। तो अभी कूटनीतिक स्तर पे हमारे पास कुछ अच्छे अच्छी बड़ी गंभीर चुनौतियां हैं, जिसमें कि एक इजराइल फिलिस्तीन का भी मसला है। आपने इजराइल देखा कि फिलिस्तीन। मैं यही पोजीशन लेने समझना, में सरकार इसी को। पर बात थोड़ा केंद्रित करते हैं। जब कतर ने ये कहा या इशारा किया कि ये लोग इजराइल के लिए काम कर रहे हैं, अभी भारत में भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे चीजों को, युद्ध कहें, हमला कहें,
जेनोसाइड कहें, उसको लेकर एक सनसनी है, एक संवेदनशीलता है पूरे समाज में। कतर एक मुस्लिम देश है, इज़राइल उसका दुश्मन देश में से एक है, अगर हिंदू यहूदी और मुस्लिम की तरह इस बात को समझें। भारत के लोग भी उस पार्ट में होते हैं जब हिंदू और मुसलमान की बात आती है। तो क्या यह और चौथी भी एक बात है कि भारत से लाखों की संख्या में लोग, खासकर साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर और बिहार, झारखंड के तमाम हिस्सों से लोग कतर में जाते हैं नौकरियां करने, पश्चिम बंगाल से। तो क्या यह वह चाहिए सिर्फ बार्गेनिंग की कोई धमकी भर है कि हम तुम्हारे लोगों को फांसी दे देंगे? क्योंकि ये कदम उठाएगा क्या कतर? ऐसा लगता है देखिए क्योंकि देखिए अभी जिस जंक्शन पर फंसा हुआ है। जी, एक तो हमें अभी बिल्कुल ही निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह पहला स्टेज है। जी, तो अभी पूरा अपील प्रोसेस बाकी है। जी। अभी ये मसला जो है कतर के सेख तक जाएगा, हुँ, कि जो वो माफी ओफी की बात होती है। बात तो होती है। अभी अभी हमारे पास हुँ, एक अच्छा खासा हुँ, समय है। हुँ, दूसरी चीज मुझे लगता है कि अब मुझे, अगेन हम कहें कि हुँ, ये इतना ऐसा मसला है कि हमें कभी इसकी ढंग से जानकारी नहीं हो पाएगी। कोई बरसों बाद किताब लिखेगा, कोई हुँ, ब्यूरोक्रेट या ठीक डिप्लोमेट। बात। तो फर्स्ट हैंड मुझे जो लगता है कि किताबें लिखी जाती हैं। जी। हुँ, भारत सरकार को इस मसले में अब हमारे पास कूटनीति के अलावा कोई उपाय नहीं है। और एक अच्छी बात क्या है, हुँ, कतर उस इलाके में, अगर आप इजराइल को छोड़ दें तो जी, अमेरिका का सबसे करीबी है। करीबी, बिल्कुल। और हमारी भी अमेरिका के साथ निकटता है। कतर के अभी साथ भी अमेरिका के लगता है। रक्षा जी, हुँ, अभी रक्षा सचिव और विदेश सचिव आ रहे हैं कल हुँ, इंडिया में। जो जो डायलॉग होता है हमारा, जी, उनके दो मंत्रियों का और हुँ, हमारे दो मंत्रियों का। हुँ, हुँ, उसके बाद इजराइल से हमारे संबंध हैं। हुँ, चलो। तो हम इजराइल से यह दरियाफ्त कर सकते हैं, मतलब भारत सरकार अपने स्तर पे। हुँ, अगेन मैं कहूंगा कि जरूरी नहीं कि हमें बताए बताएँ। कि ठीक। भाई ये क्या मसला है, तुम हुँ, अपना अपना पक्ष हमें बताओ। हुँ, दूसरी चीज कि यह ओमानी कंपनी के लिए काम कर रहे थे जो ये हुँ, अधिकारी हैं, हुँ, और ओमान के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं। हुँ, तो हम उसका भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, रही बात कतर की, हुँ, तो आप ये समझें कि कतर के लिए भारत और भारत के लिए कतर हुँ, बहुत महत्वपूर्ण देश हैं एक हुँ, दूसरे के लिए। बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो हुँ, संख्या करीब करीब हुँ, 7 लाख से ज्यादा है। जी, और वो लोग जो कमा के पैसा भेजते हैं हमारे हुँ, देश में, हुँ, वह जो बाहर से हमारे लोग जो काम करते हैं और पैसे घर भेजते हैं, हुँ, उसमें 1.5% का योगदान है वहां योजना। के लोगों। जी, दूसरे वे लोग कतर की अर्थव्यवस्था को, वहां के समाज को, वहां के रहन सहन के स्तर को बढ़ाने में, बेहतर करने में अपना श्रम दे रहे हैं। जी, और इस बात को न सिर्फ कतर बल्कि सारे अरब मुल्क जो हैं इस बात को स्वीकार करते हैं, बल्कि दूसरे देश भी करते हैं। मसलन अमेरिका भी करता है कि जी, भारतीय जिस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है। हुँ, तो एक मसला यह है, हुँ, जितना हम एलएनजी लेते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस हुँ, लेते हैं, प्राकृतिक हुँ, गैस खरीदते हैं, जी, उसका आधा से अधिक जो है हम कतर से खरीदते हैं। हुँ, और हम कतर जो एक्सपोर्ट करता है, बिल्कुल। हम उसके चौथे बड़े पार्टनर हैं। हुँ, और कतर जिन लोगों से इंपोर्ट करता है उसमें हमारा नंबर तीसरा है। हुँ, भले वो वॉल्यूम कम है, जी, हम 1-2 अरब डॉलर का सामान बेचते हैं, लेकिन वो उनके लिए वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, ज़्यादा, क्योंकि कतर एक बहुत छोटा सा छोटा देश है। देश है। तो आप, और कतर से हमारे टेंशन का कोई दूर दूर तक आपको कारण नहीं नहीं, दिखता है। और एक चीज और मैं आपको हुँ, कहूं कि उसके गैस के अलावा भी हम लोग बहुत कुछ लेते हैं। करीब सत्रह हुँ, अठारह बिलियन डॉलर का हमारा हुँ, इंपोर्ट है कतर से। जी, उसके अलावा हमारे देश के 8 बड़े शहरों से हुँ, हर दिन जी, एक फ्लाइट जो है, हर दिन की फ्लाइट आपको मिलेगी दोहा जो के लिए, कतर के लिए। ठीक बात। और इसमें 3 एयरलाइंस इन्वॉल्व हैं, जिसमें हुँ, कि 2 एयरलाइंस इंडियन है और एक हुँ, कतर एयरलाइंस है। जी, तो वो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वॉल्यूम है, कि 8 एयरपोर्ट से तो रोज रोज़ एक जहाज जा हवाई रहे हैं, जहाज़, जी, बिल्कुल। हवाई जहाज जा रहा है। तो और अग दोहा जो है, जी, एक लाइन और जोड़ दूं कि हाँ, दोहा जो है दुबई की तरह, हुँ, शारजाह की तरह एक इंटरनेशनल सिटी है, सिटी, वो हब है। बिल्कुल, आपको लगातार। यूरोप जाना है तो दोहा से होकर जाना पड़ेगा, रसिया जाना है तो दोहा होकर जाना पड़ेगा, जी, ये सारी चीजें। तो हम बहुत एक कंफर्टेबल सिचुएशन में है स जहां तक रिहाई का मसला है।
ठीक बात है। तो मतलब आपकी बात से, मतलब चूंकि आप चीजों को जानते भी हैं और ये स्थितियां दिखाई भी दे रही हैं, क्योंकि भारत सरकार बहुत निश्चिंत दिख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। आखिरी सवाल है आपसे। और भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी की, कि हर वक्त वह चुनाव के मोड में होते भी है। तो मामला कतर का है, वह मुस्लिम देश है। गिरफ्तार भारत के नौसैनिक हैं, वो सेना से जुड़े हुए लोग हैं। सेना को लेकर हमारे देश में जो इमोशन है हम सब जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब इतना ही आसान है इन लोगों को फांसी से मुक्ति दिलाना या शेख के यहाँ अपील कराना, तो क्या ये 2024 के पहले होगा, जिससे कि उन लोगों को भी राहत मिले और भारतीय जनता पार्टी को भी माइलेज मिले? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह आसान है, मैं कह रहा हूं जी। कि वैसी स्थितियां हैं, वैसे मतलब हालात आम हैं तौर जिससे पर कि हम ऐसा, बिल्डअप कर मतलब सकते हैं। जी, जिस तरह के आर्थिक समझौते हैं हमारे उनके साथ, तो मतलब सजाएं और भी हो सकती हैं, फांसी हो सकता है टल जाए, या हमारे यहाँ कुछ समझौते हैं जिसके बदौलत वो आ जाए। मेरा वह राजनीतिक सवाल है आपसे, कि क्या ये नहीं लगता कि इस तरफ बढ़ाएंगे इसको और एक बड़ी सफलता के तौर पर अब गिनाएंगे? देखिए, मैं यह नहीं कह सकता हूं कि भारत सरकार या भारतीय जनता पार्टी इस हम्म, तरीके से सोच रही होगी। हम्म, मैं यह, मेरे पास कोई आधार नहीं है ये स्पेकुलेट करने का। जी, अ, लेकिन आप, हम, देश के लोग, जी, खासकर जो उन पूर्व अधिकारियों के जो परिजन हैं, हम्म, वे तो यही चाहेंगे कि जितना जल्दी मसला हो जल्दी जाए, उस बिल्कुल, जितना जल्दी हो सके। बिल्कुल, लेकिन ये सब कुछ, मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार के पास कोई जादू की छड़ी होगी हम्म, जिससे कि मसला बहुत आसानी से सुलझ जाएगा। जी, यह इस पर डिपेंड करता है कि वे आरोप कितने गंभीर हैं, हम्म, और उनको लेके कतर कितना सख्त है। जी, क्योंकि हम सिर्फ इन वजहों से नहीं सोच सकते कि आपने, ये होना होता तो एक फोन जाता और भाई छोड़ दो। ये हम्म, तो बड़े बड़े लोगों में नहीं होता। हम्म, वो खुद, जैसे मैंने बताया कि जब टॉनी ब्लेयर ने पुरुलिया कांड के मुख्य अभियुक्त को छुड़वाया था, जी, उसमें भी एक प्रोसेस लगा था, समय लगा था। जी, तो मुझे लगता है कि समय लगेगा, और यह डिपेंड करता है कि कतर के पास क्या सबूत हैं, और कतर इसको कितनी गंभीरता से लेता है। और एक, ये जो गाजा वाला नया सिचुएशन जो पैदा बिल्कुल, हुआ है, हम्म, अगर ऐसे समय में कतर, आपको याद होगा कि कतर पहला देश था जिसने तेल प्रोड्यूसर देशों का आह्वान किया था कि इजराइल का बंद तेल कर, गैस बंद करो। बिल्कुल, तो वह ऐसे समय में अगर इस तरीके का अगर कोई जेस्चर दिखाने की कोशिश करता है, हम्म, तो हो सकता है कि उनके अपने लोगों में गलत संदेश जाए। तो कतर के शेख इसका भी ध्यान रखेंगे। हम्म, बाकी उम्मीद पर दुनिया काम है थोड़ा सा हमको, लेकिन भारत सरकार की कूटनीतिक क्षमता कितनी होगी, जी, इस पर पूरा मसला डिपेंड करेगा, न कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता क्या है। जी, यह हमारी कूटनीतिक क्षमता पर निर्भर करेगा। और मुझे ये कहते हुए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है हम्म, कि कुछ समय से भारतीय कूटनीति जो है, जी, बहुत अच्छा करते हुए नहीं दिख रही है। जी। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हम बातचीत कर रहे थे प्रकाश केरे से, वो कूटनीतिक मामलों के जानकार हैं, और हमारी चिंता थी कि भारत के वह 8-9 सैनिक जिन्हें कतर में फांसी की सजा दी गई है जासूसी के आरोप में, और उसमें एक नीम दूजे करेला, एक तो जासूसी का आरोप, उस पर से इजराइल के लिए। ऐसे में जो बात कह रहे थे प्रकाश, वह बहुत महत्वपूर्ण है कि गजा और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध, और उसमें कतर में इजराइल की जासूसी के लिए बंद भार 8-9 सैनिक, यह एक ऐसा त्रिकोण बनता है जिसमें कि भारतीय कूटनीति की पारंगतता और प्रधानमंत्री मोदी के की दुनिया में बढ़ती ताकत ही बता सकती है कि हमारे नौसैनिक सकुशल वापस लौटेंगे या नहीं। हालांकि हमने उस राजनीतिक सवाल को भी उनसे जानना चाहा जिसके माहिर हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन उम्मीद करिए कि वह अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर इस लोकप्रियता को हासिल करने की और उसको वोट के रूप में बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों।
हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जन ज्वार, जनता की मीडिया।